नमस्कार, मैं हूं खुशी मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मेरा नाम है खुशी मिश्रा। आज हम बात करेंगे देहरादून उत्तराखंड से। उत्तराखंड से एक बहुत भयानक करने वाली खबर आ रही है। 16 करोड़ का बना पुल 16 दिन में ध्वस्त हो गया। जी, ये खबर है पोंटा की, जहां पे टोन्स नदी के लिए एक पुल बना। पुल का पुनर्निर्माण हुआ। 16 करोड़ का पुल था और जो कि 16 दिन भी नहीं चला और उसके गिरावट का जो उसका मलबा है उसमें मजबूती नहीं नजर आ रही है। और इस पूरी खबर को जानने के लिए हम जुड़ेंगे हमारे संवाददाता से उत्तराखंड से, अभय जी से। अभय जी, नमस्कार अभय नमस्कार। जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे दर्शकों को बताइए किस तरीके की लापरवाही हो रही है प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, क्योंकि महज 16 दिन में बना ये पुनर्निर्माण हुआ पुल का और पुल जो है अभी उसके सही से शायद जमा भी नहीं होगा उसका मलबा और टूटने की शिकायत आ रही है। तो क्या कैसे मतलब क्या है पूरी खबर? देखिए, राजधानी देहरादून से महज ये कह सकते हैं कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। प्रेमनगर के पास ये पुल बना हुआ है और ये कह जी सकते हैं कि नेशनल हाईवे 72 के अंतर्गत ये पुल यहाँ पर बना हुआ है और ये पुल देहरादून से पांवटा को जोड़ने वाला पुल है। और इस पुल का जो सबसे बड़ा महत्व है वो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के लिए बड़ा महत्व है, क्योंकि इस पुल से कनेक्ट होकर हजारों की संख्या में जो आबादी है उस क्षेत्र की, प्रेमनगर की, सेलाकुई की, जी भाववाला की या सहसपुर की, वो इसी रोड से होते हुए वहां पर गुजरते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि अब बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर देखने को मिला है। भ्रष्टाचार इस रूप में कि जिन निर्माण कामों में गुणवत्ता की बात अक्सर सरकार करती है, शासन प्रशासन के अधिकारी लाख दावे यहाँ पर करते हैं, बड़े बड़े दावे उनकी तरफ से प्रस्तुत किए जाते हैं कि निर्माण कार्यों में कोई भी गुणवत्ता के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो उसका ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का बड़ा नमूना अभी उनके सामने यहाँ पर आ चुका है। 12 जुलाई को इस पुल का लोकार्पण यहाँ पर हुआ था। ये पुनर्निर्मित पुल था, यानी एक साल पहले यानी 2025 में इस पुल का जो अप्रोच वाल थी वो यहाँ पर टूट चुकी थी और उसके बाद पुल का एक बड़ा हिस्सा मानसून सीजन के दौरान ही यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया था। उस पुल को बनाने का काम यहाँ पर किया गया था। 10 महीने का प्रयास, 10 महीने का समय यहाँ पर इस पुल को लगा था। 16 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल को बनाने का काम यहाँ पर किया गया था। लेकिन 16वें दिन ही यानी आज से जो देर रात जो बारिश यहाँ पर हुई थी, ये पहली बारिश मानसून की बड़ी बारिश यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि मूसलाधार बारिश यहाँ पर पिछले कई घंटों से यहाँ पर हुई थी और उसी का असर यहाँ पर इस रूप पर देखने को मिला कि जो पुल की जो अप्रोच जो सड़क थी वो सड़क पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। पूरी तरीके से भूधसाव के चलते एक बड़ा बैकहॉल वहां पर बन चुका है, जिसके चलते ना तो अब उस पुल पर इस समय कोई आवाजाही वहां पर की जा सकती है, ना ही यात्रियों का या जो वाहनों का है उनको वहां पर चलाने का काम वहां पर किया जा सकता है। सबसे बड़ा नुकसान ये कह सकते हैं कि इस रूप में यहाँ पर हुआ है कि जो 16 करोड़ की लागत से इसको बनाने का जो काम यहाँ पर हुआ था उसमें कहाँ पर कमियां रही, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, अब उसको लेकर विभाग भी सफाई देता हुआ नजर आ रहा है और सरकार की तरफ से भी सफाई प्रस्तुत की जा रही है। जैसे बहुत ही बड़ी सुबह लापरवाही है, स्कूल का होने जी क्योंकि जनता से जो टैक्स लिया जाता है, हम जनता से टैक्स लेते हैं ये सड़कें और पुल बनाने के लिए, और 1600 करोड़ लागत बहुत बड़ी रकम होती है। इसमें अगर जनता को धोखा मिले तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और इस पे अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड की सरकार पुष्कर धामी का क्या निर्देश आया है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि पुल का तो जो निर्माण है वो सही तरीके से यहाँ पर हुआ, पुल को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन पुल को जो अप्रोच वाली जो सड़क जोड़ती थी, यानी जो पुल के बाद की जो पूरी सड़क बनाई गई थी उस में भी एक बड़ा भाग जो इस समय भूधसाव के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको रिस्टोर करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो जांच में जो चीजें निकल कर सामने आएंगी, चाहे वो अधिकारी दोषी हो या फिर इंजीनियर दोषी हो, उनको भी सजा देने का काम सरकार के स्तर पर यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ सजा का नहीं है, सवाल सिर्फ इस बात का है कि जिन कार्यों की गुणवत्ता यहाँ पर होनी चाहिए, यानी मानसून सीजन के दौरान ये पुल बड़ा लाभदायक इसलिए भी हो सकता था कि इसके लिए जो अस्थायी विकल्प वहां पर बनाया गया था, जो एक छोटी पुलिया उस दौरान बनाई गई थी जब ये पुल एक साल पहले क्षतिग्रस्त हुआ था, वो पुलिया इस समय पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। नदी का बहाव, जो टॉप नदी का बहाव है वो काफी तेज यहाँ पर हो चुका है। ऐसे में अब ये पुल भी ये कह सकते हैं कि इस भूदशाव के चलते आवागमन के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए वहां पर आवागमन नहीं हो सकता। तो जो क्षेत्र की जो जनता है, उस क्षेत्र के इलाके जोड़ने वाली जो जनता है जो दूसरी जगहों पर जाना चाहती है, उन्हें अब एक लंबा चक्कर, एक लंबा रूट तय करके वापस अपने घर तक पहुंचना होगा और उसके लिए सीधे तौर पर अधिकारी जिम्मेदार है, इंजीनियर जिम्मेदार है। जी जी।
जी, हमारा जो ये रूट चेंज हुआ है, ये कहाँ से हो रहा है? क्योंकि उत्तराखंड जो है एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पे देश-विदेश से लोग आते हैं और घूमने जाते हैं और बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी है। तो अभी का जो वो पुल के अलावा कोई और रास्ता का तय किया गया है, जहाँ से लोग यात्री जाएँगे, वो क्या मार्ग है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि यात्रियों के लिए थोड़ी राहत की खबर ये कही जा सकती है कि अब जो मार्ग है, यानी जो मुख्य जो दूसरा नया नेशनल हाईवे जो बना है, उस नेशनल हाईवे का उपयोग करके वो अपने घरों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस नेशनल हाईवे पे जो सबसे बड़ी ये कह सकते हैं कि जो स्थानीय लोगों की जो मुश्किल है, जो जी। बाहर से जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे, वो तो सीधा नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करते हुए देहरादून को पार करने के बाद हिमाचल यानी पांवटा के बॉर्डर पर पहुंच पाएंगे। लेकिन जो क्षेत्र की जो जनता है, जो इस रोड के जो है एनएच जो पुराना जो नेशनल हाईवे है 72, उसका उपयोग करके अपने क्षेत्र में जाती थी, अपने घरों तक पहुंचती थी, उन्हें एक लंबा पैच वहां पर देना पड़ेगा। प्रेम नगर से जो नया नेशनल हाईवे बना है, उस नेशनल हाईवे से होते हुए आप ये कह सकते हैं कि क्षेत्र की जनता भी, पर्यटक भी या सैलानी भी उसका उपयोग वहां पर कर सकते हैं। लेकिन बीच में ये कह सकते हैं कि नेशनल हाईवे के बीच में जो कट ऑफ होने चाहिए थे, जहां से लिंक मार्ग जोड़े जा सकते थे, उनकी संख्या बहुत सीमित वहां पर रखी गई है, क्योंकि नेशनल हाईवे से हर छोटे लिंक मार्ग को नहीं जोड़ा जा सकता है। इसीलिए अब यात्रियों को या जो क्षेत्र की जो जनता है, उन्हें इस प्रेम नगर से जो नेशनल हाईवे है, जो पाउंटा के लिए जो जा रहा है, हिमाचल के लिए जो जोड़ने वाला जो हाईवे है नया वाला, उसको अब उपयोग में जी। यहाँ पर लाना पड़ेगा और एक लंबी दूरी उन्हें यहाँ पर तय करनी पड़ सकती है। ये कठिन भी है और ये कह सकते हैं कि लंबी प्रक्रिया भी इसे कही जा सकती है। ये सड़क के जो यहाँ पर जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, पुल के अप्रोच वाल जो क्षतिग्रस्त हुई थी, उसको रिस्टोर करने में अब लंबा समय यहाँ पर लग रहा है। आज प्रशासन की तरफ से प्रयास जरूर वहां पर किए गए थे कि इस अप्रोच वाल को रिस्टोर वहां पर किया जा सके, लेकिन जिस तरीके से नदी का बहाव तेज है, तो ऐसे में प्रशासन के सामने, खासतौर पर लोक निर्माण विभाग के सामने दो बड़े विकल्प यहाँ पर है। पहला, सड़क को रिस्टोर करने के लिए जो भूधसाव वहां पर हुआ, उसको मलबे के जरिए भरने का काम वहां पर किया जाए। उससे पहले जो टॉन्स नदी का जो बहाव है, जो इस पुल की दीवार को लगने का काम जिस बहाव से हो रहा है, उस बहाव को दूसरी तरफ मोड़ने का काम वहां पर किया जाए। तो अभी ये कह सकते हैं कि नदी का जो जलस्तर है, वो बढ़ा हुआ जलस्तर है। ऐसे में ये दोनों ही काम इसमें बड़े चुनौतीपूर्ण वहां पर लग पा रहे हैं। और जो प्रशासन की जो मुश्किलें हैं, वो भी लगातार वहां पर बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि क्षेत्रीय जनता लगातार सरकार से दबाव यहाँ पर बना रही है, सरकार के मांग यहाँ पर कर रही है कि उनका जो रास्ता है, उस रास्ते को सुगम बनाने का काम यहाँ पर किया जाए। क्योंकि अक्सर ये कहा जा सकता है कि क्षेत्र में जो छोटे छोटे जो लिंक वाहन मार्ग होते हैं, वहां पर छोटी गाड़ियां चलती है और हाईवे पे उनका गुजरना बड़ा मुश्किल वहां पर हो जाता है। ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। उन सब चीजों को देखते हुए कह सकते हैं कि एक और वैकल्पिक मार्ग बनाने की कोशिश वहां पर की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से 16 करोड़ की लागत से इस पुल को बनाने का काम हुआ था, वो उस पर जो उसकी जो गुणवत्ता रही है, वो 16 दिन भी यहाँ पर नहीं चल पाई। और उसी को लेकर अब जनता भी और विपक्ष भी सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर उस गुणवत्ता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है। जो दोषी अधिकारी है, जी। उनके खिलाफ कब यहाँ पर जांच की जाएगी। तो अभी तक ये कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद ना तो विभागीय स्तर पर कोई जांच के निर्देश यहाँ पर दिए गए। हाँ, मौखिक तौर पर ये जरूर विभागीय सचिव की तरफ से कहा गया है कि जो अधिशासी अभियंता, वो एक प्रारंभिक रिपोर्ट बनाने का काम यहाँ पर करे कि किन कारणों से पुल टूटा था, कौन इसके लिए जिम्मेदार यहाँ पर दिख रहा है प्राथमिक के तौर पर। लेकिन उसके बाकायदा ना तो शासन की तरफ से जांच के कोई आदेश दिए गए और ना ही विभागीय स्तर पर कोई जांच के आदेश यहाँ पर हो पाए। ऐसे में सवाल अब यही उठ रहा है और विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर मिल गया है कि सरकार के पास बिल्कुल। भ्रष्टाचार को परीक्षण देने का काम यहाँ पर हो रहा है। जी। अमित जी, आपको क्या लगता है शुरुआती जो जांच हुआ था उसमें किस तरीके की लापरवाही हुई जिसकी वजह से ये इतना बड़ा जो है मुद्दा बन गया? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं कि जब इस पुल को बनाने का, रिस्टोर करने का काम फिर से यहाँ पर शुरू हुआ था, पुल को जी। पुनर्निर्मित यहाँ पर किया जा रहा था, तो सरकार की तरफ से बजट बनाने का काम यहाँ पर किया। 10 महीने का समय सरकार के पास यहाँ पर था, 10 महीने के भीतर सरकार ने इसको बनाने का काम यहाँ पर किया था। लेकिन आखिर कुछ क्षणों में कह सकते हैं कि जो आखिरी का जो समय था, जब पुल को इस अप्रोच वाल से जोड़ने का काम यहाँ पर होना था, सड़क से जोड़ने का काम होना, वहां पर ये कह सकते हैं कि जल्दबाजी दिखाने का काम यहाँ पर किया गया। जो आरबीएम या जो भी रॉ मटेरियल वहां पर इस सड़क को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए था, उसका सही तरीके से इस्तेमाल वहां पर नहीं हो पाया। उसकी गुणवत्ता में यहाँ पर एक कमी देखी जा सकती है। दूसरा, जो पुल के नीचे की जो वाल है, यानी जो पुल को सड़क से जोड़ने वाली जो दीवार है, जो नदी से ऊपर भी बनाने का जिसका काम यहाँ पर किया गया, उसकी ये भी कह सकते हैं कि उसमें भी तकनीकी खामियां यहाँ पर कही जा सकती है। क्योंकि जो टॉस नदी का जो बहाव है,
किनारों पे होता हुआ दिखता है। ऐसे में जब उन सब चीजों को लेकर जब बातचीत यहाँ पर हो रही थी, जब सरकार की तरफ से डिजाइन बनाने का काम यहाँ पर किया गया था, विभागीय स्तर पर अधिकारियों की तरफ से मंथन यहाँ पर होगा, तो डिजाइन में तभी यहाँ पर जरूर आपकी नहीं आवाज होगी, स्पष्ट लेकिन नहीं आ रही उसको है। नजरअंदाज करने का काम यहाँ पर किया गया। जी अभय जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि विभाग के स्तर पर उन सब चीजों की जो कमियां थी, वो कमियां इस रूप में उजागर हुई, जो पुल का जो डिजाइन बनाया गया था, पुल का जो डिजाइन यहाँ पर बना था, उस डिजाइन में उन प्रारंभिक चीजों को नहीं देखा गया। जो सबसे बड़ी नदी से इस पुल को जोड़ने वाला जो रास्ता था, उसको मजबूत बनाने का जो काम वहां पर होना चाहिए था। जो मटेरियल यानी जो रॉ मटेरियल उस समय सड़क को बनाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, उसको सही तरीके से इस्तेमाल में नहीं लाया गया। आरबीएम जो वहां पर सही तरीके से बनना चाहिए था, उसको भरने का काम वहां पर नहीं किया गया, और उसका नतीजा आज ये देखने को मिल रहा है कि सड़क का एक बड़ा हिस्सा भू-दबाव की चपेट में यहाँ पर आ गया। सीधे ये कह सकते हैं कि भू-दबाव के चलते यहाँ पर अभी तक जो निर्माण हुआ था, वो निर्माण अब क्षतिग्रस्त पूर्ण रूप से यहाँ पर हो चुका है। जी अभय जी, चूंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है और 1600 करोड़ जो कि जनता का है, उस पे ये जो लापरवाही सामने हुई है, आपको क्या लगता है उत्तराखंड सरकार का जो जांच स्तरीय है वो किस तरीके का स्तर होगा और कब तक रिजल्ट आने की उम्मीद है? देखिए खुशी, सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ जांच एक विकल्प नहीं है, जांच एक माध्यम नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर सरकार को ये देखना चाहिए था कि अगर अभी ये घटना यहाँ पर घटी है, क्योंकि 12 जुलाई को इस पुल को, जो पुल बनाया गया था, जिसका पुनर्निर्माण यहाँ पर हुआ था, उसको आवागमन के लिए खोल दिया गया था। जो अस्थायी पुल इन्होंने बनाया था, जो छोटी पुलिया इन्होंने बनाई थी ह्यूम पाइप के माध्यम से आवागमन जिससे हो रहा था पिछले 10 महीने के भीतर, वो भी यहाँ पर 11 जुलाई की बारिश में पूरी तरीके से बह चुकी थी। उसके बाद जो उसका निर्माण सही तरीके से वहां पर होना चाहिए था, यानी उस लास्ट के 1 महीने के भीतर, जब मई जून का जो महीना होता है, उस दौरान निर्माण काम तेज गति से यहाँ पर होना चाहिए था। बारिश उस दौरान नहीं होती है, उस दौरान सही चीजें वहां पर नहीं हो पाई। आप ये कह सकते हैं कि एक खाना पूर्ति के तौर पर जांच यहाँ पर बिठाई जाएगी, लेकिन जो दोषी अधिकारी हैं, जिनकी तरफ से लगातार कमियों को छिपाने का काम यहाँ पर किया गया, उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि अभी ना तो जांच के आदेश यहाँ पर दिए गए और ना ही कोई जांच विभागीय स्तर पर शुरू हो पाएगी। जी अभय जी, क्या लगता है ये पुल जो धंसने का वो है प्रावधान जैसे हुआ, जैसे तरीका, क्या बारिश इसका कारण बन सकती है? क्योंकि जनता के सामने ये बहुत बड़ा विषय आ गया, बारिश के थ्रू ही, बारिश के जरिए ही, लेकिन बहुत बड़ी बात सामने आई है, प्रशासन की जो लापरवाही है। देखिए, हम इस समय अपने दर्शकों को दो चीजों को बताने का काम यहाँ पर कर सकते हैं। देहरादून के ही दोनों मामले हैं। पहला मामला, देहरादून से जो मसूरी को जोड़ने वाली जो रोड है, जो प्रमुख रोड है, वहां पर जो इस समय रोड कुछ दिनों पहले जो क्षतिग्रस्त हुआ था, उस दीवार को, वो जहां से वो दीवार क्षतिग्रस्त हुई थी, उस दीवार को बने हुए भी सिर्फ 1 साल का समय वहां पर हुआ था, और 1 साल के भीतर ही वो दीवार टूटकर नदी में समा गई थी, और वहां पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा उस दीवार की चपेट में आने से सीधे तौर पर नदी में चला गया था, और आवागमन पूरी तरीके से बाधित वहां पर हो गया था। दूसरा, आज जो पुल यहाँ पर, पुल की जो अप्रोच जो सड़क है, जो क्षतिग्रस्त यहाँ पर हुई है, उसमें भी वही सब चीजें यहाँ पर देखने को मिली है। यानी वही एक कमी बार बार यहाँ पर रिपीट हो रही है कि जो निर्माण काम में जो नीचे बुनियादी तौर से जो काम वहां पर होना चाहिए था, आपके दीवार बनाने से जो काम शुरू होना चाहिए था, उसमें एक कहा जा सकता है कि घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग हुआ है। दूसरा, जो तरीका उसको लेयर को बनाने का होता है, जो अप्रोच वाल जो या अप्रोच जो सड़क बनाई जाती है, वो लेयरबद्ध तरीके से वहां पर बनाई जाती है, उसको बनाने का काम उस रूप में वहां पर नहीं हो पाया, और खामियाजा आज हम सबके सामने है कि एक जो निर्माण काम यहाँ पर हुए, तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए नजर आ गए। परेशानी जनता को यहाँ पर हो रही है, क्योंकि आवागमन का मार्ग उनके अवरुद्ध यहाँ पर हो रहे हैं, और अभी भी ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से मात्र सफाई देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यानी अपने आप को बचाने का काम सरकार और प्रशासन यहाँ पर कर रहा है। विभागीय स्तर पर अधिकारियों की तरफ से ना तो कोई ऐसे ठोस प्रमाण या ठोस ऐसी चीज बताने का काम यहाँ पर हो रहा है, जिससे जनता को एक भरोसा हो सके कि इन कारणों से, इन ठोस कारणों की वजह से ये मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, या पुल की जो अप्रोच जो सड़क है, वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई है। वो कारण अभी तक स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताए नहीं गए हैं। वो जांच का विषय है, जांच में वो सब चीजें निकल के सामने आएंगी, लेकिन तब तक जो जनता परेशान यहाँ पर हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ना तो सरकार उनकी सुध लेने के लिए तैयार यहाँ पर बैठी है, ना विभाग के स्तर पर कोई ऐसा काम, वैकल्पिक मार्ग बनाने का काम वहां पर हो रहा है। जी जी।
बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आगे भी इस खबर पे हम आपसे रुक करेंगे और मिलके बात करने की कोशिश करेंगे और हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आगे क्या हुआ और सरकार का क्या एक्शन और क्या रिपोर्ट आया इस बातचीत पर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इंडिया वॉइस के दर्शकों को भी धन्यवाद करेंगे।